नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स। और जो पिछली कुछ लेटेस्ट वीडियोस रही हैं थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स की, उनके अंदर हम एंट्रोपी का रिलेशनशिप, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबके साथ हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। एंड वी वर फाइंडिंग आउट कि अगर एंट्रोपी को यूज़ करके फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन होता है तो क्या होगा, सेकेंड एक्सप्लेन होता है तो क्या होगा, थर्ड एक्सप्लेन होता है तो क्या होगा। एंड वी फाउंड कि एंट्रोपी को यूज़ करके इन लॉज की जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत आसान हो गई थी। सो एंट्रोपी गेव अस द इजी वे टू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स। तो आज हम एंट्रोपी की एक और परीक्षा लेंगे। आज हम एंट्रोपी को एक और कसौटी पर देखेंगे कि वो खरी उतरती है या नहीं, या फेल हो जाती है। और दूसरी बात, बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से टॉपिक, हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। क्या कुछ समय में हम, आप, ये दुनिया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स, और नहीं। ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको पता चलेगा कि वाकई में हम लोग अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स। सो उससे भी पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। अब आप कहेंगे कि मैम कितनी बार इक्वेशंस ऑफ स्टेट करवाएंगी आप? आपने पहले भी करवा दी, अब फिर से करवा रहे हैं। पहले हमने उसका जनरल जो मैथड था उसको डिराइव करने का वो फाइंड आउट किया था। एंड टुडे आई एम हियर टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एन ईजी वे। एंट्रोपी को यूटिलाइज करके हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिराइव करेंगे, आज आप वो देखेंगे। अब क्योंकि हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। इसके लिए अब क्योंकि गैस की बात हो रही है तो हमें एक गैस कंसीडर करनी होगी। लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू कंसीडर n moles of an ideal gas. We have considered n moles of an ideal gas having pressure, volume and temperature as P, V and T at any instant of time. Let us suppose total number of molecules of the gas, total number of molecules of the gas, मैंने उसको माना कि ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। n number, n is एवोगैड्रो नंबर लेट अस सपोज, एंड n is नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है एवोगैड्रो नंबर को जब नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वी गेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, n is एवोगैड्रो नंबर। So these molecules are to be distributed in various phase-space cells, and the number of ways in which the first molecule can be arranged is equal to the number of phase-space cells. आपको statistical physics की कहानी याद होगी कि भैया मेरे पास चार पार्टिकल्स हैं और दो कंपार्टमेंट्स हैं। अब A कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट नंबर 1 है, कंपार्टमेंट नंबर 2 है। अब अगर फर्स्ट पार्टिकल आया, उसके पास अरेंज होने के दो तरीके हैं, वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के कितने तरीके हैं, वो उसके पास भी दो तरीके हैं, फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है। थर्ड के पास भी दो तरीके हैं, फोर्थ के पास भी दो तरीके हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने वहाँ क्या किया, इफ़ देयर आर n particles and arranged in two compartments, so there are 2 raised to power n ways for arranging those particles into those compartments. So उसी तरीके से ये है कि यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ जो सेल्स हैं अवेलेबल, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स भी बढ़ती चली जाएंगी। अगर n पार्टिकल्स हैं 3 पावर n वेज हो जाएंगे, कंपार्टमेंट्स। इफ़ देर आर 4 कंपार्टमेंट्स तो 4 पावर n नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। सो जिस तरीके से नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे थे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी बढ़ती जाएंगी। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी कि जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी, मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूट होने के तरीके उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। एंड नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो रहती हैं, वी नो बिकॉज नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स, these are proportional to volume V of the gas। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हमें पता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूंगी अगर मैं, सो इट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू V। मैं इसको स्मॉल
के लिख लेती हूँ, क्योंकि आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आएगा जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं. सो दिस के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हियर. Now total number of ways arrangements of n molecules in kV cells. अब cells कितनी है kV, जैसे हम वहाँ पीछे बात कर रहे थे, कंपार्टमेंट कितने थे, सपोज 4, पार्टिकल्स कितने n, सो देयर वर 4 raised to power n ways. यहाँ पर फेज पे सेल्स, या मैं कहूँ कि कंपार्टमेंट्स कितने हैं kV, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n molecules in these kV cells क्या हो जाएगा, kV पावर n. मैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आपको याद करवा रही हूँ. So you will write total number of ways of arrangements of molecules in kV cells. कितने हो जाएंगे, kV, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, पावर n, या मैं कहूँ इसको k पावर n and v पावर n. These are total number of ways. और जो total number of arrangements होती थी या total number of ways of arrangements होते थे उसी को हम बोलते थे thermodynamical probability W. So basically this is W is equal to k power n v power n. Thermodynamical probability of this system, here it is W is equal to k power n and v power n. Now from the statistical definition of entropy, S can be written as kb log w. इस k और इस k में आप कंफ्यूज ना हो, एक तो मैंने इसको स्मॉल k से डिनोट कर दिया और इसको मैंने कैपिटल K से डिनोट कर दिया, एंड सबस्क्रिप्ट b denotes that it is Boltzmann constant. So from statistical definition of entropy, S is equal to kb log w. Let us suppose this is our equation number 1. So using 1 here, using 1, S किसके इक्वल हो जाएगा, kb log k पावर n एंड v पावर n. ये हो गई एक्सप्रेशन. अब आपको पता है log a इंटू लॉग b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log v. और आपको ये भी पता है कि पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, सो इट विल बिकम n log k, इट विल बिकम n log v. और वो n दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ. आई विल गेट द एक्सप्रेशन n kb log k प्लस log v. ये मेरे पास एंट्रोपी की एक्सप्रेशन आ गई है. अब क्योंकि ये सारा ओपन कर देते हैं हम, सिर्फ यहाँ से मैं एक बार इरेज कर देती हूँ. लेट अस राइट हियर S इज इक्वल टू, ये इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, n kb log k प्लस n kb log v. सो दिस इज n kb log k प्लस n kb log v. अब क्योंकि स्मॉल k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी कांस्टेंट है, k भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो भी ये भी एक कांस्टेंट है. सो दिस होल टर्म बिकम्स अ कांस्टेंट. तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट k डैश लिख लेती हूँ प्लस n kb log v. आप यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज k डैश इज इक्वल टू n kb log k is another constant because all the terms in it are constant. Now I'm going to use फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसको हम कैसे भूल सकते हैं, वो कैसे पीछे छूट जाएगा, वो तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, हर जगह पर बीच में आएगा. सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ आई एम गोइंग टू यूज first law of thermodynamics. So according to first law of thermodynamics, if we supply a heat delta Q to a system, then it is consumed into two ways. Few part of it goes to the change in internal energy of the system and few part is consumed in performing work, delta W. और work done किसके equal होता है, PdV के. So delta Q is equal to du plus PdV. अब मैं फिर से आपको भूली बिसरी बातें याद करवाऊंगी. याद कीजिए, इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, या मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ds क्या थी, डेल्टा Q बाई टी. वहाँ से डेल्टा Q किसके इक्वल आ जाता है, TdS. सो मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगी डेल्टा Q इज इक्वल टू TdS. तो हमारे पास बन जाएगा TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV. ये रिलेशनशिप हमने पीछे भी पढ़ी है. इट वॉज ब्रिज बिटवीन थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स एंड statistical physics. Now for a system या for a gas in equilibrium, total energy of the gas will be constant. अगर total energy gas की constant हो जाएगी, यहाँ पर आप लिखेंगे since gas is in equilibrium, अगर gas equilibrium में है तो total energy of gas will be
कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0, सो इट विल बी डी यू इज इक्वल टू 0। इसको आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। सो टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी, ये हो गया है हमारे पास। अब इस एक्सप्रेशन को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट, देखिए इधर चेंज इन एंट्रोपी है, इधर चेंज इन वॉल्यूम है, तो मैं इसको इधर लेके आ सकती हूँ। आई कैन राइट टी करली एस बाय करली वी, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या रहता है? इंटरनल एनर्जी, सो इट बिकम्स पी। पार्शियल डेरिवेटिव इस वजह से क्योंकि अब हम चेंज एंट्रोपी का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ले रहे हैं। यहाँ पर ये इंडिविजुअल चेंजेस थे, इस वजह से हमने इसको डी एस लिखा था, बिकॉज दोज वर परफेक्ट डिफरेंशियल। अब यहाँ से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। लेट मी रेज दिस। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड वी विल बी एट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है टी करली एस बाय करली वी यू इज इक्वल टू पी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखूँगी और इन दोनों को राइट हैंड साइड पर ले जाऊँगी। सो आई विल गेट करली एस बाय करली वी यू इज इक्वल टू पी बाय टी। तो आई कैन राइट इट पी बाय टी, ये मेरे पास आ गया। अब हमें लेनी है अपनी इक्वेशन नंबर 2। सो आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 एस किसके इक्वल है? के डैश प्लस एन डैश प्लस एन के बी। इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू वी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू v, ये 2 का हमने डेरिवेटिव किया, और विद रिस्पेक्ट टू v विल बी डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली। अपने आप ही पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि हम सिर्फ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही चेंज ले रहे हैं। डी एस बाई डी वी, के डैश हमें पता है कांस्टेंट है, सो डी के डैश बाई डी वी हम जब भी लिखेंगे ये बन जाएगा 0। यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे एन के बी, आपको पता है दिस इज अगेन कांस्टेंट। लॉग v का डेरिवेटिव जो रहता है लॉग v बिकम्स 1 बाय v, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेना है। सो डी एस बाई डी वी बिकम्स डी के डैश बाई डी वी प्लस एन के बी अपॉन 1 बाई वी। के डैश इज कॉन्स्टेंट, सो दिस टर्म बिकम्स 0। सो डी एस बाई डी वी इज इक्वल टू एन के बी 1 बाय वी। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई। अब ये जो टर्म है एन के बी 1 बाय वी, this is n kb 1 ds by dv is equal to n kb by v. Let us suppose this is equation number, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। Let us suppose this is equation number 4। अब देखिए इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं। यहाँ पर भी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू s। अगर मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिखूँ, दिस इज v। अगर मुझे करना है कि मैं कहूँ कि भैया इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिखेंगे? एक फैक्टर जब आप कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को वेरिएबल मानते हैं तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना आता है। और अगर मैं कहूँगी कि इस इक्वेशन को मैं फाइंड आउट करूँगी अगर मैं इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखूँगी तब, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर u लिख देना, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये सिंबल d किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव में। और एक्सप्रेशन हमारी राइट हैंड साइड पर वही रहेगी एन के बी बाय वी, क्योंकि उधर तो इंटरनल एनर्जी है ही नहीं है। सो इक्वेशन नंबर 6। नाउ कंपेयरिंग 4 एंड 6, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर्स 4 एंड 6, इधर भी वैल्यू कर ली एस बाई कर ली वी यू की है और इधर भी कर ली एस बाई कर ली वी यू है, इज इक्वल टू पी बाई टी इज इक्वल टू एन के बी बाई वी। इट मीन्स ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो पी बाई टी इज इक्वल टू एन के बी अपॉन वी, और आई में राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पी वी इज इक्वल टू एन के बी इंटू टी। और आपको याद होगा पीछे कि ये जो एन के बी है इट इज़ बेसिकली एन ए के बी टी। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते हुए हम लोगों ने इसको यूज़ किया था। नाउ दिस n इंटू एन ए, दिस एन ए एवोगैड्रो नंबर इंटू दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R।
So this is PV is equal to nRT. This is expression for equation of state of an ideal gas in terms of entropy. तो देखिए कितनी छोटी सी डेरिवेशन थी और कितनी जल्दी ये काम हो गया. So entropy give us an easy way to find equation of state of an ideal gas. तो इस तरीके से आप equation of state of ideal gas in terms of entropy भी derive कर सकते हैं. अगर आपको एग्जाम में आ जाता है derive the expression for entropy, derive the expression for equation of state of an ideal gas, और methodology नहीं दी है कि आपको कैसे derive करना है, so you can use any way. आप लोग चाहें तो entropy का ये method भी follow कर सकते हैं, आप चाहें तो वो previous method भी follow कर सकते हैं जो हमने पिछली videos के अंदर किया. So this is up to you. Now come to the beautiful concept heat death of universe. अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई में हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, ये दुनिया मर जाएगी, सब मरेगा कि नहीं मरेगा. So heat death of universe. आपने कभी इससे पहले death of universe सुना है कि कभी यूनिवर्स भी मरेगा? हम लोग कह रहे हैं यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है. तो क्या वो एक्सपेंशन उसको उसकी डेथ की तरफ ले जा रही है? क्या उसके साथ हम भी मर जाएंगे? एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? यही बात हमें करनी है. इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स. मैं जैसे थोड़ा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल इन द सेंस आपको वर्डिंग्स में इसको ज़्यादा लिखना होता है, मैथमेटिक्स तो बड़ा हम दो चार डेफिनेशंस ही यूज़ करेंगे. सो मैं आपको बोलती जाऊँगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप लिखते चले जाइए. आपको हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले बात करनी होगी, इंट्रोडक्शन बतानी होगी कि ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ कहाँ से. सो यू विल राइट, वी नो दैट अ सिस्टम स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन इट्स इक्विलिब्रियम और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, एंड इफ द सिस्टम इज इनिशियली इन अ मैक्रो स्टेट स्लाइटली डिफरेंट दैन इक्विलिब्रियम स्टेट, इट विल soon returns to its equilibrium state. Since thermodynamic probability of equilibrium state is highest, so entropy is proportional to thermodynamical equilibrium according to the relationship S is equal to K log W. So entropy in this state will be highest. This means every system, we can conclude that every system tends to move towards maximum entropy, or in the other words, system approaches towards disorder. So tendency of a system to move to higher entropy or disorder is called law of increase of entropy. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स जो है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है? लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो हीट डेथ बेसिकली कहाँ से लिंक हो गई? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ. कि यहाँ तक जो हमने अभी तक बात करी है, हमने क्या बात करी है? हमें पता है कि हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी मीन्स मैं बात करूं कि उसको उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना है. और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी रहती है दैट इज द मैक्सिमम. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि देयर आर 4 पार्टिकल्स एंड 2 कंपार्टमेंट्स. सो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 4 एंड 1 3 2 2 3 1 4 0 ये भी हो सकती है. लेकिन जो 2 2 वाली रेशो है 50-50 वाली, उसके चांसेस ज़्यादा हैं. उसके चांसेस ज़्यादा कैसे? ए बी भी हो सकते हैं, इधर सी डी हो सकते हैं, इधर सी डी हो सकते हैं, इधर ए बी हो सकते हैं, इधर ए सी हो सकते हैं, इधर बी डी हो सकते हैं, इधर बी डी हो सकते हैं, इधर ए सी. सो देर आर 6 चांसेस. तो 6 नंबर ऑफ वेज इन अ पर्टिकुलर इन दैट मैक्रो स्टेट. तो वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर माइक्रो स्टेट्स होती हैं, तो वो स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है. तो वो मैक्रो स्टेट जिसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलते हैं. सिस्टम वहाँ पर रहने के कोशिश करता है, वहाँ पर उसके रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड फ्रॉम द रिलेशन S इज इक्वल टू K log W, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए W मैक्सिमम होता है. अगर W क्योंकि K कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस K भी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्योंकि W मैक्सिमम है तो एंट्रोपी विल बिकम मैक्सिमम. तो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है कि हर एक सिस्टम मूव करने की कोशिश करता है टुवर्ड्स हायर एंट्रोपी, और वो डिसऑर्डर की तरफ जाने की कोशिश करता है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, वी नो दैट अ नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सच डायरेक्शन so as to cause an increase in entropy of the system plus surroundings.
बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी यहाँ पर। मैं एक्सप्रेशन लिखूंगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये सब इरेज कर देती हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उससे हमें बेसिकली मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी भी मिली थी कि ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन हीट इज़ देयर। अगर हमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी लेना है, टोटल चेंज कंसीडर करना है हीट का भी, तो हमें उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात जो है, या मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी आई विल बी यूजिंग हेयर इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स, कि भैया यूनिवर्स कैसे मरेगा या कैसे ख़त्म होगा। तो हमें पता है कि SF फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी ये किसके इक्वल रहती है, डेल्टा क्यू बाई टी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ये हमें पता है। या मैं कहूँ कि यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको पता है, याद आ जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TdS या T डेल्टा S। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस डेल्टा S गोज ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन, आफ्टर द साइकिल्स ऑफ ऑपरेशंस रादर DS और डेल्टा S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज। ये आपको याद होगा, हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करा था। जिनको याद है इट इज़ वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है या जिन्होंने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो इन ऑर्डर दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, दिस DS मस्ट बी मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम में सिस्टम जब होता है तब उसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। सो एट दिस स्टेज फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, कि अगर एक बार एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई तो इसका मतलब सिस्टम अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया, इसका मतलब उसमें और चेंजेस अब नहीं होंगे। सो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, क्योंकि हीट को जितना चेंज होना था वो हो चुकी। सो वी नो दैट, और ये होता कहाँ है आपको पता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल में तो चेंज इन एंट्रोपी वैसे ही जीरो हो जाता है। एंड इन द यूनिवर्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स becomes unavailable in every irreversible process and it is not available to perform useful work in every operation। आपको याद होगा हमने एंट्रोपी को अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी दोनों की टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी थी, और हमें पता है कि एंट्रोपी जो Q2 हीट जो ट्रांसफर हो रही थी सिंक को, दैट वाज बेसिकली अनअवेलेबल एनर्जी। तो हर बार एक एक्शन परफॉर्म होगा और वो Q2 रिजेक्ट करी जाएगी, हर बार एक एक्शन परफॉर्म होगा Q2 रिजेक्ट करी जाएगी। सो इन दिस वे जो अनअवेलेबल एनर्जी है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सो मैं कह सकती हूँ कि दिस एनर्जी में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू वेल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम यही कहते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बेसिकली ये अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करती है। सो वो हीट, फ्रिक्शन, इन सब की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इट मीन्स इन द कमिंग फ्यूचर मोर एंड मोर एनर्जी विल बिकम अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क ड्यू टू द irreversibility of the processes available। सो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, कि जो अवेलेबल एनर्जी है या हम कहें कि जो यूजफुल वर्क करने के लिए परफॉर्म होने वाली एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि हर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी को बढ़ना होता है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक को रिजेक्ट करी जाती है वो अनअवेलेबल एनर्जी होती है। सो हर एक जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इट विल कॉन्ट्रीब्यूट सम एनर्जी इनटू द अनअवेलेबल एनर्जी। सो अवेलेबल एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी भैया डिग्रेड होती जा रही है। डिग्रेड होने का मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि MA से BA, BA से +2, +1, 10th, 9th, 8th नीचे आती जा रही है। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, यहाँ पर डिग्रेडेशन क्लासेस के ग्रेड्स नहीं है, उसकी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो रहती है वो जो एनर्जी जो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो सकती है वो कम होती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हेन द एंट्रोपी ऑफ द universe will reach to its maximum state, there will be no transference of heat and a stage of equalization of temperature is reached and we will call it the heat death of
यूनिवर्स की, तब यूनिवर्स की हीट डेथ हो जाएगी। जब कोई काम ही नहीं होगा तो किस तरीके से बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। गर्मी है भैया वही रह गई, मर गए हम तो गर्मी से ही। और हम लोग देख भी रहे हैं जो एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर हैं वो सब चल रहा है कि सर्दी पड़ती है तो भैया बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हम लोग ठिठुर जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भगवान जल्दी जल्दी गर्मी ले आ। जब भगवान गर्मी लाता है, नहीं 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 नहीं, नहीं जल्दी जल्दी सर्दी ले आ, जल्दी जल्दी बारिश ले आ, बारिश आती नहीं आती है तो फ्लड्स आ जाते हैं। सो ये जो एक्सट्रीम चेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं ये जो हम लोग डे बाय डे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, उन्हीं का नतीजा है। जैसे प्लास्टिक्स का यूज़ है, हमें पता है कि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, ये रिसाइकलिंग में यूज़ कुछ हो जाते हैं और लेकिन होते हैं वो 100% रिसाइकलिंग नहीं होती है, 100% रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉट देयर। तो इस वजह से जो इरिवर्सिबिलिटी है वो हमेशा कहाँ लेकर जा रही है, हमें अपनी डेथ की तरफ, हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रही है। So let us give me another example that energy is generated in stars due to nuclear fusion। कि जो बाहर आउटसाइड अर्थ में कहूँ कि सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है, वहाँ पर जो स्टार्स हैं उनके अंदर एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन हमें पता है जनरेट होती जा रही है। एंड दिस एनर्जी इज बीइंग कंटिन्यूसली रेडिएटेड आउट and which is absorbed by other objects in the universe। स्टार्स क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हमें पता है जैसे हमारा आपका प्यारा सबका सन है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, स्टार है, और उसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, व्हाटएवर जो भी उसके आसपास हैं वो सब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो मैं कह सकती हूँ कि डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स है दोज आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक चीज़ एनर्जी दे रही है दूसरी एनर्जी को ले रही है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। So different parts of the universe are not in thermal equilibrium। There is continuous and irreversible flow of heat from hot bodies to cold bodies। हमें पता है hot body से cold body की तरफ अपने आप heat जो है वो transfer होती रहती है। So in this way, in these processes, entropy of the universe is increasing day by day and will become maximum after billions of years। Then it will not be able to convert further heat energy into mechanical energy and will be मैं कह सकती हूँ कि will become thermodynamical dead universe। जो यूनिवर्स है वो थर्मोडायनेमिकली डेड यूनिवर्स बन जाएगा। अब आप सोचेंगे भी या ये कैसे, ये ऐसे ही है। दिस थ्योरी जो है वो हमें ये समझाती है कि भैया हम मरने वाले हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि दिस विल बी मैक्सिमम आफ्टर, इतना बड़ा यूनिवर्स है और वो एक्सपैंड भी हो रहा है, चीज़ें एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं, तो धीरे जो एक्सचेंज है इट इज़ कंज्यूमिंग टाइम। सो इट विल टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू हैपन टू फॉर दिस प्रोसेस टू बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। सो डोंट पैनिक, हम मर चुके होंगे, हमारी अगली जनरेशन्स मर चुकी होंगी, उनकी अगली जनरेशन्स भी मर चुकी होंगी। सो बहुत सारे ईयर्स लगेंगे इसको होने में, लेकिन ये होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। और बहुत सारे सालों के बाद होगा। सो यू डोंट नीड टू पैनिक। सिर्फ हमें किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, रिसाइकलिंग। हमें ज़रूरत है रिवर्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने की, ताकि ये प्रोसेस, हम इसको रोक नहीं सकते लेकिन हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स रोक दीजिए और मुझे कहना चाहिए एयर कंडीशनर्स का यूज़, ये सब रोक देना पड़ेगा जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करते जा रहे हैं एनर्जी का, ताकि सिस्टम और ज़्यादा तेज़ी से थर्मोडायनेमिकल नेचर जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करे। हमें उससे पहले अपने आप को संभालना होगा। सो संभल जाइए, सेफ रहिए और साइंस के कंटेक्स्ट में भी सिचुएशंस को एनालाइज करना शुरू कीजिए। सो वी विल बी लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच।